एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। भरी दोपहर में घर में घुसकर अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, बहन पर लगा हत्या करवाने का आरोप। कॉलेज की छात्रा पर एसिड अटैक, गांव के दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम। और मैट्रिक के छात्र की हत्या, नदी में तैरता मिला शव। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति के घर के बेडरूम में घुसकर गोली मार दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना नगर थाना इलाके के नई बाजार अली मिर्जा रोड की है। इस घटना में सीपीआई नेता शब्बर हसन के पैर में एक गोली लगी है, वहीं दूसरी गोली उनके बेडरूम में रखी अलमारी के शीशे से जाकर टकरा गई। खून से लथपथ होकर शब्बर पलंग पर ही गिर गए। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने घायल शब्बर हसन को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोली उनके दाहिने पैर में लगी है। घटना के संबंध में घायल शब्बर हसन ने बताया कि दोपहर करीबन 1 बजे वे अपने घर के बेडरूम में आराम कर रहे थे। इसी दौरान 2 नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर फायरिंग करने लगा, जिसमें गोली उनके पैर में लग गई। शब्बर हसन ने बताया कि उनका ब्रह्मपुरा किला चौक पर 2 कट्ठा 10 धूर जमीन है। उस जमीन पर उनकी फुफेरी बहन बेबी फयाज खान, जॉन और आजाद को जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। घायल का कहना है कि इन्हीं सब के द्वारा गोली चलाई गई है। शब्बर हसन ने बताया कि 3 दिन पहले भी सुतली बम से उनको डराने के लिए हमला कराया गया था, जिसमें वह बाल बच गए थे। इधर नगर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ सभी नामजद आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। 2 शख्स आया, मुंह पर पूरा कपड़ा बांधे हुआ था, दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा हम खोले और जैसे खोले और सी बंदूक निकाला, हम पर मारना चाहा यहाँ पर, तो हम ऐसे हुए ना, ऐसे जो गिरे ना, तो पैर में मेरे गोली लग गया। अच्छा। और उसके बाद अलमारी पर एक गोली मारा और चिल्लाते हुए भाग गया। चिल्लाते हुए भाग गया। चिल्लाते हुए भाग गया कि ब्रह्मपुरा का जमीन उसको दे दो। कई आदमी से था? 2 आदमी के साथ था सर। क्या उम्र है? उस सबका उम्र 25 से 30 साल, 24 साल, 25 साल के बीच में होगा। किससे विवाद चल रहा है आपका? ये सर हमारा ब्रह्मपुरा में विवाद चल रहा है जमीन का। क्या नाम है? नाम फैयाज है, बेबी है, जॉन है और उसके बाद आपको फैयाज खान, जॉन, बेबी और
थोड़ा बहुत हल्का विवाद आज़ाद भाई से भी चल रहा है हमको। कितना जमीन है? जमीन हमारा 2 कट्ठा 10 दूर है सर, किला चौक पर जी। अच्छा, अभी किसके कब्जे में? वो हमारे फुआ के एक बेटा रहता है उसमें मेरे फादर का 2 बहन है। तो 2 बहन में लड़का का हिस्सा डबल होता है, तो मेरा 1 कट्ठा 8 दूर जमीन पड़ता है। इन लोग उससे फुआ की एक और बेटी है जो कटिहार में पर हमला हुआ। हाँ, पहले भी उस दिन भी चला हमला हुआ। तो हम रात में बम मारा था, पटाखा बम, सुतली बम मारा था 3 दिन पहले दरवाजा पर 1 बजे रात में। पुलिस को सूचना हम दिए थे, टाउन थाना को दिए थे। टाउन थाना आई थी 1:30 बजे। आवेदन दिए थे लिख के? आवेदन नहीं लिख के दिए थे। क्यों नहीं दिए सर? नहीं दिए कि हम डर से नहीं दिए सर, दहशत में थे, इसलिए हम नहीं दिए सर। मारने की साजिश है आपको? हाँ, ये मारने की साजिश है हमको सर, मारने की साजिश है। और हम मर जाएंगे तो जमीन उन लोग का हो जाएगा। हम 2 बार निकले। अच्छा, कौन लोग किया होगा? कुछ नाम देखिए सर, हमारा 3-4 आदमी से दुश्मनी है जमीन ही का लेके। तो यही 4 लोग हैं, जिसमें फैयाज खान है, जॉन है, बेबी है, ये सब ब्रह्मपुरा के हैं। बेबी कौन है? बेबी सर हमारी फुफेरी बहन है, उसका पति जावेद है। वो 10 लाख रुपए में फैयाज खान से जमीन का अपने हिस्सा, मेरे हिस्से का भी एग्रीमेंट कर दी सर, मेरे हिस्से का भी एग्रीमेंट कर दी सर। वो पहले वाला हमला कब हुआ था? पहले वाला हमला 3 दिन पहले हुआ था। अभी घर में घुस के मारा? हाँ सर, घर में ही दरवाजा खुला हुआ, दिन दहाड़े मार के गया। मुझे सूचना दी गई कि आज़ाद मिर्जा गली रोड में गोली चली, जिसके बाद हम तुरंत यहाँ आज़ाद मिर्जा गोली सबर हसन के घर हम आए तो देखे कि इनके पैर में एक गोली लगा है और एक शीशे पर गोली लगा है, जिसमें हमको एक गोली बरामद हुई है। और इनका बुरी तरह घायल अवस्था में है, जिसको हम इनको इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए हम सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर ले जा रहे हैं। मौके पे क्या खोखा मिला? मौके पर 1 गोली मिला है, 1 मृत कारतूस जो खोखा है मिला है। मामला क्या भूमि विवाद से? मामला भूमि विवाद से बोल रहे हैं। ब्रह्मपुरा चौक में 3-4 व्यक्तियों का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम फैयाज, बेबी जॉन खान, आज़ाद खान। ज़मीनी विवाद जो ब्रह्मपुरा में कहाँ लेके जा रहे हैं सर? ब्रह्मपुरा में किला चौक के पास इनका ज़मीन है। चल रहा है फिलहाल, अभी जांच चल रहा है और जल्द ही अपराधी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना इलाके के धनौर में एक छात्र की हत्या कर दी गई। घटना को दूसरा रूप देने के लिए शव को नदी में फेंक दिया गया। शव पानी में उबलता हुआ देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर से मौके पर काफी लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर कटरा थानेदार ललित कुमार मौके पर पहुंचे। शव को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान गांव के 15 वर्षीय अंशु कुमार उर्फ मानस के रूप में की। धनौर गांव में उसका ननिहाल है। वह मूल रूप से उराई का रहने वाला था। उसके पिता रामाकांत पांडे हरियाणा में रहकर काम करते हैं। मौके पर पहुंचे मृतक के नाना कैलाश सिंह और बड़े भाई सचिन ने शव की पहचान की। मृतक के गले पर दबाने का निशान था। उसके चेहरे पर भी जख्म के निशान थे। थानेदार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में हत्या कर शव फेंकने की बात लग रही है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। परिजन ने कहा कि वह पिछले 12 साल से धनौर में अपने नाना के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार दोपहर 2 बजे वह कोचिंग जाने की बात बोलकर घर से निकला। प्रतिदिन उसी समय गांव में कोचिंग पढ़ने जाता था। शाम तक घर लौट आता था, लेकिन शुक्रवार को वह शाम तक नहीं लौटा। फिर उसकी खोजबीन की गई। कोचिंग में भी जाकर पता किया गया, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाना में सूचना दी गई। शनिवार को ग्रामीणों ने शव नदी में मिलने की सूचना परिजनों को दी। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल पर जांच शुरू कर दी गई है। उसके दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। आज सुबह हम लोग को मालूम हुआ कि ऐसे हमारा नाती का लाश नदी में है। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, देखे, लाश पहचाने, नाती हमारा था। हाँ, पहले तो शंका था कि डूब के नदी में मरा है, लेकिन लाश देखने के बाद नदी में डूबने जैसा नहीं है। आगे पोस्टमार्टम का क्या रिपोर्ट है? क्या लग रहा है आप लोग को? लग तो रहा है कि उसको मार के और नदी में फेंक दिए हैं। अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी पकड़ा था क्या उसका? अब दुश्मनी उस लड़का को किससे था नहीं था ये हम नहीं बताएंगे। ननिहाल में ही रहता था? ननिहाल में ही रहता था। कितना दिन से? वो तो बचपन से ही रहता है ननिहाल में, करीब 12-14 साल से रहता था। पढ़ाई नहीं करता था? हाँ, यहाँ मैट्रिक में पढ़ रहा था। मैट्रिक में पढ़ रहा था? हाँ।
अच्छा एग्जाम नहीं ना हुआ है? ना एग्जाम में अभी नहीं हुआ था। अच्छा गायब कब से था? हाँ, गायब कब से था? गायब कल 2 बजे दिन से था। क्या बोल के गया था कल? वो कोचिंग करने गया था ट्यूशन करके आया, उसके बाद जो वो गायब हुआ तो आज सुबह में लाश मिला है उसका। दाग उग भी है शरीर पर कहीं पे? शरीर पर निशान भी है? हाँ निशान है, यहाँ निशान है, उसको गला में भी निशान है। लगता है कोई गला वाला दबा के? हाँ हो, बताइए। हाँ यही है, उसको मार के और नदी में डाल दिया। कल सर कुछ नहीं हुआ था, जैसे घर से निकला कोचिंग के लिए, लेकिन वो कोचिंग नहीं पहुंचा। उसके मतलब दोस्त सबसे बात किए, रात ज़्यादा हो गया तो रात में हम ढूंढे भी उसको, गांव में नहीं मिला। तो हमको लगा कि वो कहीं गया होगा दोस्त के साथ किसी बारात में या फिर कहीं गया होगा। लेकिन जैसे ही आज सुबह में हम लोग को पता चला है कि इसे लाश है, हम लोग देखने गए तो वहाँ पे वो पड़ा हुआ था। क्या लगा? सर उसका हत्या किया गया है सर, चोट है पूरा मुंह पे, चोट का निशान है। संदेह है क्या? नहीं, संदेह हम किस पे कर सकते हैं सर? दोस्ती यारी कोई था? दोस्त में तो बहुत से दोस्त थे, सबके साथ खेलता था, रहता था। गाँव में पता वो अब पुलिस से पता लगा कि क्या है। क्या नाम है लड़का का? अंशु कुमार है सर, अंशु कुमार मानस। अंशु कुमार मानस? जी सर। पिता का नाम? रमाकांत पांडे। क्या करते हैं? वो किसान है, फिलहाल यहाँ नहीं है, वो बाहर रहते हैं। बस्टिया 100 का जो भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट हम लोग तैयार किए हैं, देखने से तो ऐसा लगता है कि उसकी हत्या की गई है और उसको पानी में डाल दिया गया है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का हम लोग स्पष्ट बात बता पाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए शुक्रवार की देर रात राज्य सरकार की ओर से 1250 पैकेट मुजफ्फरपुर की शाही लीची दिल्ली भेजी गई। लीची की खेप को जिला उद्यान अधिकारी शंभू प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि लीची को रेफ्रिजरेटर वैन से दिल्ली भेजा गया है। आत्मा के डिप्टी पीडी विनोद कुमार सिंह को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति समेत अन्य मान्यों के लिए इस लीची को दिल्ली के बिहार भवन में पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शाही लीची की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसका सल्फर ट्रीटमेंट कराया गया है और तापमान को मेंटेन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर वैन से दिल्ली भेजा गया है। बहुत वर्षों से चली आ रही है कि बिहार के जिला प्रशासन के तरफ से मुजफ्फरपुर के द्वारा शाही लीची जिसको जीआई टैग प्राप्त है वो बिहार भवन भेजी जाती है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी गणमान्य व्यक्तियों को वहां से इसका वितरण किया जाता है। यहाँ से इस वर्ष 1250 पैकेट उपहार के स्वरूप में 2-2 केजी का लीची प्रोसेसिंग करके रेफ्रिजरेटेड वैन के द्वारा बिहार भवन भेजी जा रही है। तो इनका स्वाद बरकरार रहे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इस बात का क्या ख्याल रखा जाता है? स्वाद बरकरार रखने के लिए यहाँ प्रोसेसिंग करके और इसको रेफ्रिजरेटेड वैन के द्वारा भेजी जा रही है। ये आज भेजी जाएगी, कब पहुँचेगी? ये लगभग 50 से 55 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी बिहार भवन। और इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से हमारे विनोद बाबू उप परियोजना निदेशक आत्मा साथ में लेके जा रहे हैं। चीज़ जो भेजी जा रही है, हम लोग पेड़ों पे छिड़काव गत 9 महीनों से करते आ रहे हैं, खेत का चुनाव करते हैं, उसमें जो भी दवा दारू खाद ये सब का पूरा प्रयोग किया जाता है। फिर टूटने के पहले उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करने के बाद जो योग्य लीची होती है वही इस काम में चुनी जाती है। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? टूट के आती है बगान से, वहाँ से छांट के टूट के आती है, फिर हमारे यहाँ उसकी ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकिंग होती है। निपुण लोग जो दिल्ली से और पूना से आते हैं उनके द्वारा, फिर उसके बाद पैकिंग होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद वो भेजी जाती है। इस बार जो भेजी जा रही है वो कैसे भेजी जाएगी? ये रेफ्रिजरेटेड वैन के द्वारा दिल्ली बिहार भवन को भेजी जा रही है। ये आप लोग अपने तरीके से भेजते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे इस बार भी मुझे आदेश मिला है, हर साल के भांति इस बार भी मुझे 2500 केजी लीची भेजने का आदेश हुआ है, जिसे मैं रेफ्रिजरेटेड वैन से बिहार भवन पहुंचाऊंगा। ये पिछले 2 साल कोरोना रहे हैं, तो क्या पिछले साल भी कोरोना के क्रम में भी हमारे प्रशासन ने बड़ी मेहनत करके
थोड़ा ही हुआ, मगर जो भी हुआ बिना प्रोसेस के ही लीची भेजी, मगर अच्छा पहुंचा। और वो प्रशासन का सहयोग ये मतलब हमेशा सोचती है प्रशासन की भेजा जाए। कितने वर्ष हो गए ये जो लीची दिल्ली भेजी जाती है? करीब करीब 8 से 10 साल हो गए। जी, लीची बिहार भवन दिल्ली के लिए भेजी जा रही है, जिसमें सारे महानुभाव हैं हमारे, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या फिर बिहार के भवन में उच्च अधिकार पे बैठे हुए लोग हों, उनके लिए लीची भेजी जा रही है। लीची भेजते समय 2-3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि पहले तो बहुत अच्छे से छटे हुए होने चाहिए, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, माल बहुत साफ़ सुथरे तरीके से लोड किया जाता है और क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि लीची वहाँ भेजने के लिए, इतने बड़े लोगों के भेजने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जो खासकर मिठास है जिसके जी जाना जाता है, वो बरकरार रहे, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है? उसके लिए सालों भर मेहनत की जाती है। स्पेशल बगीचों को सेग्रीगेट किया जाता है, छांटा जाता है और उनमें से जो लीची है उसको पहले प्री ग्रेड करके यहाँ ला के उसको फिर सल्फाइटेड करके फिर ग्रेड किया जाता है। इससे जो लीची निकलती है वो एक स्पेसिफिक मापदंड की निकलती है, एक ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और एक अच्छी साइज़ और कलर लेके निकलती है। रेफ्रिजरेटर वैन से जब निकलेगा जी, तो कितने दिनों तक लीची सुरक्षित रह पाएगी? 10 से 15 दिनों के अंदर उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन तब भी कहा जाता है कि 7 से 8 दिन में लीची पेड़ से टूटने के बाद कंज्यूम हो लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने देश भर में सेक्स वर्करों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी कर कहा है कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है, इसे पुलिस परेशान या टॉर्चर ना करे। इस आदेश के आने के बाद से मुजफ्फरपुर के सेक्स वर्कर भी काफी खुश हैं। डे न्यूज की टीम ने जब मुजफ्फरपुर में चर्चित रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान में जाकर इसकी पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई। यहाँ के सेक्स वर्करों ने कहा कि वे लोग काफी खुश हैं। पुलिस अक्सर उनको परेशान करती है, ग्राहकों को मारती पीटती है, फिर उनसे पैसा ऐड कर छोड़ देती है। उनका कहना है कि नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ये उनका व्यवसाय है, लेकिन पुलिस की इस कार्यशैली के कारण इन लोगों का धंधा चौपट हो जाता है। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद इस समाज की महिलाएं काफी खुश है, लेकिन उनका कहना है कि मन में पुलिस का डर तो रहता ही है, वह कुछ भी कर सकती है, बेवजह किसी केस में फंसा कर जेल भी भेज दे, इसी धंधे से जीते हैं। रेड लाइट एरिया की महिलाओं ने बताया कि रात में भी अक्सर पुलिस घर में घुस जाती है, सामान इधर उधर फेंकने लगती है। अगर कोई ग्राहक है और वह नाच देखने आया है तो उसे भी पकड़ लेती है। अगर किसी की बाइक भी 9 बजे के बाद बाहर में खड़ी मिली तो उठा कर ले जाती है, फिर पैसा लेकर छोड़ देती है। हालांकि अब कोर्ट का आदेश आया है तो ये बेहद खुशी की बात है। परेशानी जिन्ना खान जो हम लोग को बहुत तबाह करे हुए थे, बहुत परेशानी करते थे। कौन है जिन्ना खान? जिन्ना खान दरोगा है। अच्छा। बहुत हम लोग को टॉर्चर करते थे कि यहाँ जो है बेमतलब का टॉर्चर करते थे कि यहाँ जो है ज़बरदस्ती घुस जाते थे, पैसा कौड़ी कस्टमर से ले लेते थे, हम लोग से भी लेते थे पैसा, कस्टमर को झूठ मूठ का पकड़ते थे। अच्छा, कस्टमर को भी ले आते थे? जी। अच्छा, घर में भी चले जाते थे? जी जी, घर में घुस जाते थे। जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि आपके इस काम को कोई बाधा नहीं डालेगा, पुलिस वाला भी कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात, इस बात से हम लोग बहुत खुश है, बहुत धन्यवाद है कोर्ट की आदेश से। जी खुश हैं? जी, बहुत खुश। आपसे भी जानना चाहेंगे, कोर्ट का एक फैसला आया है कि आप लोग ये धंधा करती हैं, इसमें कोई आप लोगों को परेशान नहीं करे, क्या कुछ कहेंगे? बहुत, हम उनके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद देंगे कि हम लोग का इसी से ना दाल रोटी चलता है, और किससे हम लोग का घर का है, हर चीज़ है, बाल बच्चा, हर चीज़ देखना कहाँ से चलेगा। हम लोग का इसी से रोजी रोटी है, इसके लिए सोचे हम लोग के लिए कोर्ट वाले, तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी धन्यवाद। पहले कितनी परेशानी फेस करना पड़ता था? बहुत ज़्यादा परेशानी, कुछ करे ना करे पुलिस सब बहुत टॉर्चर देता था, बहुत परेशानी। सबसे ज़्यादा जिन्ना, हाँ, बेमतलब का पकड़ता था, कोई साटा के लिए भी आए, मुजरा के लिए भी आए, तो हर चीज़ के लिए वो परेशानी बहुत ज़्यादा करता है। 9 बजे के बाद गाड़ी को दिक्कत करता है बहुत यहाँ पे, और प्रशासन दिक्कत करता है, मुजरा नस नहीं हो पाता है। 9 बजे तक है। हाँ, उससे पहले भी आके हंगामा करता है। जैसे कि हमारा टाइमिंग है 9 बजे तक का, तो प्रशासन का कोई वक्त नहीं होता है, तो जिस समय उनको वक्त मिलता है, जिस समय चाहते हैं उसी समय घुस जाते हैं। वैसे दुकान पे खड़े रहते हैं गेस्ट लोग, तो उन लोग को पकड़ के उठा के लेके चले जाते हैं। इसके लिए 9 बजे के बाद ही
कोई भी इंसान कुछ भी करेगा, लेकिन उन लोग का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, जब भी पाते तभी आके लेके जाते हैं उन लोग को। कोर्ट के इस फैसला से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हैं। काम बहुत में ज़्यादा। आपका बेनिफिट होगा, कुछ फायदा होगा? जी कि आप लेट नाइट भी कर पाएंगे? लेट नाइट तो हम लोग रहते ही नहीं है, 9 बजे तक हम लोग चले जाते हैं घर। अगर बाई दी हुई हमारे घर में कोई गेस्ट रहते हैं तो हमको 10 बज सकता है, तो इस सब में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता था, जैसे कि हमारे घर में कोई गेस्ट बैठे हैं, ठीक है, बाई दी वे वो बाहर निकलते हैं, अभी तो वाइन बंद है बिहार में, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, खासकर 9 बजे के बाद ही कोई प्रॉब्लम होता है। 9 बजे के बाद अगर कोई भी गाड़ी अगर यहाँ से गुजरती है तो प्रशासन उसको रोक के डायरेक्ट ले जाता है। उसको छोड़ने में यही है कि प्रशासन पैसा मांगता है उससे, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता है। अगर गेस्ट को हमारी दिक्कत होता है तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे बिजनेस को लॉस होगा। इस वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, प्रशासन बहुत प्रॉब्लम करता है। कोर्ट के फैसला पर खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं हम लोग क्या, हम सभी लोग बहुत खुश हैं, पूरा मंडी खुश है इस चीज़ से। प्रशासन की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत है यहाँ पर। घर वगैरह में घुस जाता था पहले? हाँ, घर में भी घुस जाता था। वहाँ पे पढ़ी लिखी लड़की सब है, पढ़ी लिखी हमारी बहू है, पुतोह है, सब है घर में हमारे, सब लोग, उन लोगों को भी दिक्कत होता था। पैसा का हम लोग से तो कभी डिमांड नहीं किया, जो बात है जो है कस्टमर ही सकता है। हाँ, कस्टमर को ले जाना है रोड से पकड़ के, उसका गाड़ी को ले लेना है, चाबी ले लेना है। हमारे दरवाजे पे से गाड़ी गुजर रहा है, 9:02 हुआ तो टाइमिंग देख के डायरेक्ट हाई चेक गाड़ी कर लेना है आगे से, उसका चाबी छीन लेना है, गाड़ी को ले जाना है उधर, यही सब चीज़ करता है। शनिवार को मुजफ्फरपुर महानगर जदयू की कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें प्रोफेसर धनंजय सिंह, संजय पासवान, अनुपम कुमार, जय मंगल प्रसाद को उपाध्यक्ष, अजय पटेल, मोहम्मद सुहेल अहमद, देवानंद प्रसाद को महासचिव सहित 21 सदस्य टीम की घोषणा की गई। महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि आगे और विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी में सभी धर्म समाज के लोगों को जोड़ा गया है। आज महानगर जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का घोषणा किया गया है, जो बिहार प्रदेश से मनोनीत किए गए हैं। किन पोस्ट में रखा गया है? इसमें सूची आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत किया हूं, और इसमें सभी धर्म, सभी समाज और सबके को साथ इसमें जोड़कर महिला, नवयुवक और सभी वर्ग के लोग इसमें इस संगठन में है, ताकि ये संगठन धारदार बने। और सर्वमान्य नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, जिनके द्वारा बिहार प्रदेश में सबों के साथ सबका विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है, उसको ये पदाधिकारीगण एवं जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी प्रचारित करेंगे और संगठन को धारदार बनाएंगे, जिससे और संगठन में मजबूती आवे और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो किए गए कार्य हैं, जो चलाए जा रहे योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए और सभी लोगों को उससे लाभान्वित करवाया जाए। इसी के लिए ये संगठन का हम लोगों ने पुनर्गठन किया है। कितने सदस्य टीम का गठन? 21 सदस्यों का गठन किया गया है और आगे भी इसे विस्तारित किया जाएगा, क्योंकि ये नगर जो है इसका सीमांकन हो रहा है महानगर में, इसमें जिसमें 77 लगभग 77 वार्ड होंगे। तो अभी 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, आगे हम लोग इसको बढ़ाकर 51 सदस्यीय बनाएंगे, जिसमें हमारे जुझारू साथी, जुझारू सभी तबके, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि एक सुदृढ़ संगठन, धारदार संगठन तैयार हो और सभी लोगों को इससे लाभ पहुंच सके। शनिवार को डीएम प्रणव कुमार ने जेई एईएस की अद्यतन स्थिति एवं तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चमकी बुखार को लेकर जन जन तक जागरूकता पहुंचाने पर बल दिया। कहा कि इसे लेकर सजग रहने की जरूरत है, ये जागरूकता से ही फैलाने से ही रुक पाएगी। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने अपने विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। डीएम ने सभी से लक्ष्य के अनुरूप व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य करने को कहा, साथ ही समस्याओं से अवगत कराते रहने की बात कही। की गई है और समीक्षा बैठक में हम लोगों ने पाया है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जितने भी केसेस हुए हैं
उनकी तुरंत उनका डिटेक्शन हुआ है और तुरंत उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और आज की बैठक में हम लोगों ने यह भी निर्देश दिया है कि पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा जनजागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएँ। पुनः हम लोग 100 महादलित बस्तियों में वीडियो वैन के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराने का प्रयास कर रहे हैं और तुरंत उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और आज की बैठक में हम लोगों ने यह भी निर्देश दिया है कि पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा जनजागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएँ। पुनः हम लोग 100 महादलित बस्तियों में वीडियो वैन के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग को भी दोबारा कराया जा रहा है ताकि लगातार लोगों के बीच इसकी जागरूकता चलती रहे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में स्वतंत्रता संग्राम में मुजफ्फरपुर के गुमनाम नायकों का योगदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी, बिहार विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति सह संगोष्ठी संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर राजीव रंजन सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बिहार के जो गुमनाम क्रांतिकारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मूल रूप से बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जिसकी शुरुआत 1770 के सन्यासी विद्रोह से होता है, उस समय से लेकर अभी तक जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं उन पे ऊपर चर्चा होनी है और उनके आइडियोलॉजी, उनके टूल्स, रीजनल वेरिएशन, क्षेत्रीय विविधताएं, इस सारी बातों पर चर्चा होगी, जिसे हम इतिहास में सबल्टन हिस्टोग्राफी कहते हैं। तो मूल रूप से अभी गुमनाम क्रांतिकारियों का जो मुजफ्फरपुर में एक्टिविटी था, उसमें हम उसको टोह ले रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाते हुए जुलाई में पुनः 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार करेंगे। शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला तौलिक साहू सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जहां नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रणविजय साहू का जोरदार अभिनंदन भी किया गया। समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू, नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद उर्फ लाल बाबू, मेयर राकेश कुमार पिंटू सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही 51 किलो का माला पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू ने कहा कि मुजफ्फरपुर में समाज के लोग 6% है, लेकिन मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, लेकिन हमारे समाज से कोई विधायक नहीं है। संगठन के माध्यम से हम लोग एकजुट होकर सभी पार्टियों से अपनी भागीदारी का मांग करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला तैलिक साहू समाज का जिला अध्यक्ष के रूप में आप सब हम जानते हैं, तमाम इस जिले के सभी सक्रिय साथी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता इस मंच सहित सभागार में उपस्थित हैं। मुजफ्फरपुर एक ऐसा जिला साहू समाज का संगठन के रूप में रहा है, चाहे 1992 का महारैली हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर पूरे बिहार में एक पहचान रहा है। उसका नाम मुजफ्फरपुर जिला तैलिक साहू समाज है। इस जिले में हमारे समाज की आबादी 6% है। 12 विधानसभा 11 विधानसभा होने के बावजूद हमारे जाति से एक भी एमएलए इस क्षेत्र से नहीं होना निश्चित तौर पे चिंता का विषय है और लगातार हम लोग इस पर चिंता और चिंतन कर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे विधानसभा हैं जहां हमारे समाज की बहुलता है। हम जहां बैठे हैं वहां भी है, साहेबगंज है, औराई है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज को छला जाता है, ठगा जाता है। तब हम लोगों ने निश्चित किया है, हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम लोगों ने तय किया है कि इस जिले को, संगठन को हम पंचायत स्तर तक जोड़ेंगे। समाज के वैसे लोगों को जोड़ेंगे जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से वह प्रशिक्षित हैं और एक कड़ी जोड़ के सभी राजनीतिक पार्टी पर हम दबाव बनाना चाहते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे अन्य पार्टी हो, उस पर हमारा समाज का जो अधिकार है, हम अधिकार देना चाहते हैं। हम दानवीर भाभा शाह के वंशज हैं, हमारे खून में ही दानवीर भाभा शाह का, उनके रगों, मेरे रगों में ही दानवीर भाभा शाह का खून दौड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चंदा भी देने का काम हम करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स भी देने का काम हम करते हैं। चाहे विधायक जी का वेतन हो, चाहे सिपाही जी का वेतन हो, इसी टैक्स से भुगतान होता है। लेकिन हालात, परिस्थिति है कि सबसे ज्यादा अगर हमला हो रहा है तो हमारे समाज पर हो रहा है। हत्या हो रही, रंगदारी की मांग की जा रही। आप ही के जिले में कई ऐसे घटना घटी है वर्तमान में जो हमारे समाज को झकझोर के रख दिया। लेकिन हमारा समाज को धन्यवाद देते हैं कि हमारे संगठन ने एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, और जो भी अपराधी है, जो भी उस तरह के अपराधी हैं, उसको निश्चित रूप से हम सब संगठन के लोग मिलकर उसको जवाब देने का काम लगातार कर रहे हैं। जरूरत है इस जिले में एक ऐसे कप्तान की, एक ऐसे मॉनिटर की, जो इस जिले को संगठित कर सके। और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है। कई लोग हमने प्रभारी को लगाया था, प्रभारी जी कई बार दौरा किए, दर्जनों बार आए, और यह मामला आज बड़ी खुशी हो रही है कि जो भी अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी थे, सभी लोग मंच पर आसीन हैं, सभी लोगों ने लिखित रूप से आस्था जताया है कि हम सब लोग एक हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और इसी कड़ी में हम लाल बाबू जी, जगन्नाथ प्रसाद उर्फ लाल बाबू जी का नाम इस जिले के अध्यक्ष के रूप में हम घोषणा करते हैं। और आशा ही नहीं, भरोसा है, क्योंकि लाल बाबू जी का एक इतिहास रहा है। लाल बाबू जी ने 8 सालों में जिस जिला के लिए जिन्होंने दिया है, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां लाल बाबू जी को लोग, समाज के लोग नहीं जानते, लोग नहीं समझते हैं। हमेशा दुख सुख में उनके साथ जुड़े हुए रहे। तो आशा नहीं, भरोसा है कि आने वाला जो लोकसभा होगा, आने वाला 2025 का विधानसभा होगा, निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर का जो हकमारी आजादी के बाद से लगातार हो रहा है, उसको हम लोग छूटने नहीं देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का, खासकर मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 साल के अंतराल में अपने जाति का मैं 13 मामले उठाया हूँ। यह शायद आज़ादी के बाद तेली शब्द से विधानसभा अनसुना था। शायद समाज के लोगों ने, लाखों लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, और उसी के ताकत पर मैं विधानसभा के सदन में, हाउस में, मैं अपने जाति पर कहीं भी हमला होता है, कहीं भी अत्याचार होता है, तो मैं चूकता नहीं हूँ। मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूँ और न्याय दिलाने का काम करवाता हूँ। पूरे बिहार में हमारी जो आबादी है 6%, 6% के अनुसार हमको भागीदारी नहीं मिल रहा है। 67 से हमारे जाति का कोई न कोई समाज के लोग थे जो बिहार विधान परिषद का सदस्य हुआ करते थे। चाहे राज कांग्रेस का रहा हो, चाहे राज आरजेडी का रहा हो, चाहे राज एनडीए का रहा हो, लेकिन पिछले 6 साल से हमारे जाति का एक भी लोग बिहार विधान परिषद में इस तेली का आवाज नहीं उठा रहे हैं। हकमारी हुई यहाँ पर हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। और आज़ादी के बाद से आज भी 16 राज्यसभा के सीट है इस बिहार से। 16 में एक भी कोई भी हमारा तेली जाति का, साहू जाति का कोई भी समाज के लोगों को राज्यसभा का भी सदस्य नहीं बनाया गया है, जिससे हमको दुखी है, हम क्रोधित है, आक्रोशित है। आज मुजफ्फरपुर में हमारे जाति का एक भी 75 साल बीत जाने के बाद भी आखिर क्या कारण है? हमारे समाज के लोग एक मुश्त होकर वोट देने का काम करते हैं, लेकिन उसको जब हक की बात होता है, अधिकार की बात होता है, सत्ता में भागीदारी की बात होती है, तो उनको ठग लिया जाता है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से हम पॉलिटिकल पार्टी पर ऐसा दबाव बनाएंगे, वो हमारे साथ हकमारी नहीं कर सकते। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने संगठन के, इसको लेकर क्या एक पार्टी कोई नहीं है जिस पर आप सभी लोग सहमत हो सके? इस सभी पार्टी की बात आप करते हैं? ये देखिए, बिहार दैनिक साहू समाज एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसके मैं नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है कि हमारे समाज का जो जनसंख्या, लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, मेरी प्राथमिकता है। हमारे समाज पर कहीं भी जुल्म हो, किसी तरह का अपराध हो, तो निश्चित तौर पे सड़क से सदन तक मैं उठाने का काम करता हूँ। तो इसमें सभी पार्टी के लोग हैं, हम तो सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी पर हम दबाव की बात करना चाहते हैं। यह समाज कोई एक पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ये सभी पार्टी के लोग हैं। मैं खुद भी हूँ दूसरे पार्टी से, धर्मेंद्र साहू जी भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ भीम साहू जी बैठे हुए हैं, चंद्रिका साहू जी बैठे हुए हैं। सब लोग एक बगिया में तरह तरह के फूल हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है कि माला बनाना है, उसको माला में पिरोना है। इमलीचट्टी पुराने पेट्रोल पंप के पास शनिवार को बिहार के पहले न्यू वर्क डायग्नोसिस सेंटर का शुभारंभ हुआ। मुजफ्फरपुर में इस सेंटर के खुलने से उत्तर बिहार के कई जिले सहित सुदूरवर्ती इलाके के गरीब गुरबे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रुति बंका और वरिष्ठ अतिथि ज्योति राज आनंद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सेंटर उद्घाटन किया। सभी अतिथियों ने सेंटर के सभी उपकरणों का जायजा भी लिया। इस नए डायग्नोसिस्ट सेंटर में पैथोलॉजी संबंधित सभी तरह की जांच गुणवत्तापूर्ण तरीके से आधुनिक उपकरण और अनुभवी टेक्नीशियन आशुतोष कुमार और मोहम्मद फरहान के द्वारा किया जाएगा। न्यू वर्ग डायग्नोसिस्ट सेंटर की डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि सेंटर में एक ही जगह पर खून, पेशाब, हार्मोन्स, FNAC, थायराइड, पैप, स्मीयर, बायोप्सी सहित अन्य जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लास्ट 6 ईयर से हम लोग इनफर्टिलिटी और IVF के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कई सारे हार्मोनल प्रोफाइल, जेनेटिक टेस्ट और कई सारे एडवांस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से न्यू वर्क लैब से हम लोगों को ये रिपोर्ट्स प्राप्त होती है। तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि जो ये एडवांस टेस्ट हैं इन सब के लिए और बाकी और सारे टेस्ट के लिए भी इस न्यू वर्क जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है और कई सारे ब्रांचेज हैं इसके, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, तो इसमें हम लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा और क्विक रिजल्ट की भी हम लोग आशा रखते हैं न्यू वर्क से। सो ऑल द बेस्ट। आपका ये इनॉग्रेशन डे है आज मुजफ्फरपुर में एंड ये प्रोग्रेस करे और हम लोगों की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। जी, मुजफ्फरपुर शहर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। न्यू वर्क जैसे वर्ल्ड क्लास ICM अप्रूव्ड लैब आज यहाँ पे खुल रहा है और अभी फ़िलहाल तो इंदिरा IVF के साथ इसका टैग है और आगे और भी पे प्रोग्रेस करेगा। मुजफ्फरपुर फकुली OP के गांव में 16 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार देर रात की है जब वो अपने कमरे में सोई हुई थी। इसी दौरान खिड़की से एसिड फेंककर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। एसिड से वो बुरी तरह से झुलस गई है। इलाज के लिए उसे SKMCH के 1 वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से छात्रा के परिजन दहशत में हैं। गांव के चौकीदार ने थाना को घटना से अवगत कराया। प्रारंभिक छानबीन में पुलिस प्रेम प्रसंग से एसिड अटैक की बात कह रही है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग ने पुरानी अदावत में उसकी बेटी जो सो रही थी उस पर खिड़की से एसिड फेंककर जलाने का प्रयास किया। छात्रा के शरीर का बाया हिस्सा एसिड से जल गया है। छात्रा शहर के ही एक कॉलेज में BA पार्ट 1 में पढ़ाई कर रही है। परिजनों ने बताया कि खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे। उसके बाद देर रात छात्रा के कमरे से चीखने की आवाज आई। वह जोर से कहरा रही थी। उसकी मां और पिता समेत घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। देखा कि खिड़की से एसिड उसके ऊपर फेंका हुआ था। खिड़की पर भी एसिड का छींटा था। वह जलन से छटपटा रही थी। परिवार वाले उसे तुरंत कुढ़नी PHC ले गए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे SKMCH रेफर कर दिया। पीड़िता के एक रिश्तेदार ने बताया कि छात्रा के पिता का गाँव के ही एक दबंग से पुरानी अदावत चल रही है। उसके बेटे ने प्रतिशोध में यह हमला किया है। उन्होंने कहा कि इतनी रात को बाहर के लड़के गांव में नहीं आ सकते हैं। पूरे मामले पर DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि लड़की का बयान लेकर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। एसिड अटैक घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? केसरामा गांव जो कि फकुली OP में पड़ता है, वहाँ पे एक एसिड अटैक का मामला आया है जिसमें एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। इस मामले में हमने FSL टीम को बुला लिया है जो कि अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द से जल्द जांच देगी।
इसके साथ साथ इसमें केस दर्ज हो गया है और सारे बिंदुओं पर भी कार्रवाई की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करके और उचित प्रक्रिया पूरी की जा सके। घटना को लेकर जो कहा जा रहा है कि पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची है, तो क्या कुछ प्रथम दृष्टया देखने को मिला? प्रथम दृष्टया चूँकि FSL टीम देख रही है और पुलिस भी गई थी, पुलिस अभी भी वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे जो भी देखने को मिला उसमें है कि कुछ चीज़ें मिली हैं, उसको सीज कर लिया गया है। बाकी अब आगे रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा। बट मीनवाइल ये गिरफ्तारी वाले एंगल पे भी हम लोग देख रहे हैं, अभी तक तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, बट जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कर ली जाएगी। मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची की बिगड़ी स्टेशन रोड में जमकर हो रही है। बाहर से आने वाले हो या बाहर जाने वाले, मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड से शाही लीची खरीदना नहीं भूलते। इसे लेकर छोटे बड़े सैकड़ों अस्थायी दुकान स्टेशन रोड में सज गई है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के लिए शाही लीची की यही अस्थायी दुकानें भारी परेशानी का कारण बनते जा रही है। पहले से ही निर्माण के लिए नाला बंद कर दिया गया है। वही लीची बेचने के बाद उसके पत्ते और डंठलों को दुकानदार रास्ते पर ही छोड़कर चले जा रहे हैं, जिसके कारण स्टेशन रोड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 2 बार झाड़ू लगाने के बाद भी लीची के पत्तों का ढेर साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, आपका सामना मुजफ्फरपुर की शाही लीची से होगा और साथ ही शाही लीची के कारण लगे पत्तों के कचरों से भी। नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने होने के बावजूद स्टेशन रोड की स्थिति दयनीय हो गई है। इसे लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद का कहना है कि लगातार सफाई कराई जा रही है, इसके बावजूद अस्थायी दुकानदारों की वजह से परेशानी बढ़ गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ हर वर्ष 3 महीना के लिए जो है, मतलब कम से कम तो 2 महीना जरूर लीची का व्यवसाय इस रेडियस में होता है, और नगर निगम कभी भी सचेत नहीं हुआ कि जो लीची बेचता है व्यवसायीगण, वो लीची का पत्ता को टोटल सड़क पर और नाले में फेंक कर चला जाता है। उनको इतना भी मर्यादा का ख्याल नहीं है लीची वाले को कि कम से कम जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, तो कम से कम जो लीची का पत्ता है उसे बटोर कर एक कचरा का स्थान जो डंपिंग प्लेस है वहाँ पर रखा जाए, लेकिन वो व्यवसाय नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के पदाधिकारी हैं, उनको कम से कम ये सचेत करना चाहिए या उनको एक डस्टबिन देना चाहिए कि हाँ जो है यहाँ जो कचरा लीची का है उसको जो है उसे डस्टबिन में रखे, और नहीं तो उनको प्रेरित करना चाहिए कि इसको शाम में आप बेचने के बाद जो है इसको उठाकर जो है कचरा के डंपिंग स्थल पर भेजा जाए। ये नगर निगम कंप्लीटली इस मामले में निष्क्रिय है, और ये रेलवे स्टेशन के सामने है। यहाँ पे हिंदुस्तान से, विदेश से भी लोग जो आते हैं और ये सड़क पर उतरते हैं और ये गंदगी का अंबार देखते हैं, जिससे मुजफ्फरपुर का काफ़ी तौहीनी होता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम को लोग नरक निगम समझने लगे हैं। एक कंप्लीटली जो है यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारियों का जो है शिथिलता का परिचय है। ये हम इसका घोर निंदा करते हैं। इसकी सफाई होनी चाहिए, लोग को जागरूक होनी चाहिए, जागरूक करना चाहिए, लेकिन जो है निगम मतलब मर चुका है। नालों की सफाई के लिए नगर निगम ने शनिवार को सर्किट हाउस रोड के पास अभियान चलाया तो दुकानदारों ने जमकर हंगामा मचा दिया। दुकानों के बाहर बने रैंप और स्लैब को तोड़ने का विरोध शुरू कर दिया। दुकानदारों का आरोप है कि निगम कर्मियों ने किसी दुकान के बाहर रैंप छोड़ दिया तो कहीं तोड़ दिया। हंगामा बढ़ा तो स्थानीय पुलिस और निगम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि बाद में दुकानदारों को शांत कराकर नालों से स्लैब हटाए गए। करीब 1 घंटे तक हंगामा चला। सिटी मैनेजर ने दुकानदारों को 1 सप्ताह का समय देते हुए खुद से स्लैब और रैंप हटाने को कहा है, जिसे दुकानदारों ने मान लिया। स्थानीय पार्षद एनामुल हंक ने बताया कि बगैर सूचना के दुकानदारों को निगम द्वारा सफाई के नाम पर परेशान करना गलत है, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया। मेरे को जानकारी, चूँकि हम पटना में थे, फ़ोन से हमको जानकारी मिला कि अंचल इंस्पेक्टर द्वारा कि वहाँ पर स्लैब को हटाया जा रहा है, लेकिन बगैर कोई सूचना दिए हुए एक बैग किसी का स्लैब वो तोड़िएगा तो किसी को भी कष्ट होगा। जनता को भी समय चाहिए, और विरोध जनता इसलिए किया कि बगैर सूचना का स्लैब तोड़ने के लिए चले आए। तो मेरा नगर आयुक्त से निवेदन है कि अभी पूर्व अब से जो भी कार्य किया जाए सूचना दे दिया जाए, समय दिया जाए। सिटी मैनेजर से भी मैंने बात किया फ़ोन पर
कि समय दिया जाए, उसको छोटा छोटा स्लैब कटिंग करवाया जाए। अचानक से जाकर किसी का स्लैब उखाड़ देना, रास्ता बंद कर देना, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन नाला साफ़ होना चाहिए। मैं भी वार्ड पार्षद हूँ, उस नाले की स्थिति के बारे में जानता हूँ। लेकिन अचानक से किसी के घर के आगे स्लैब तोड़ दीजिएगा बगैर कोई सूचना दिए हुए, तो किसी को भी गुस्सा आएगा और विरोध होगा ही। इसलिए जनता का स्वाभाविक गुस्सा है। मैं जनता के साथ हूँ और विभाग के साथ भी हूँ। विभाग को भी अपना काम करना है, नाला जल जमाव नहीं हो। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि अचानक से कोई कार्य नहीं होना चाहिए बगैर सूचना दिए हुए। शनिवार को डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह बीएड कॉलेज में सत्र 2020-22 के छात्र छात्राओं ने सहायक शिक्षण सामग्री और प्रोजेक्ट का प्रदर्शनी सह कम्युनिटी किचन का आयोजन किया। छात्र छात्राओं ने बड़े ही लगन और मेहनत से बनाए गए एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए, जिसे देखकर लोगों ने खूब प्रशंसा की। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नूतन कुमारी ने बताया कि शिक्षण सामग्री बनाने का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना है और कम्युनिटी किचन से बच्चों में सामूहिक उत्तरदायित्व का भावना जगाना है। मौके पर महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर सीमा शर्मा, शिक्षिका डॉक्टर ऋतु प्रभात, प्रोफेसर अजय कुमार चौधरी, प्रोफेसर चंदन सहित कई अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ये 2020-22 के बच्चे हमारे हैं, जो कि जिनका लास्ट सेशन ही है, लास्ट एक्टिविटी है। इसमें इन्होंने अपने प्रदर्शनी लगाया है टीचिंग एड का और सह किचन कम्युनिटी किया है। दोनों का उद्देश्य हमारा है, टीचिंग एड का मतलब है कि क्लास में बच्चे को बड़े एट्रैक्टिव रूप में पढ़ाएं, और किचन कम्युनिटी कराने का उद्देश्य है कि बच्चे में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जगती है और टीचिंग एड से रचनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिविटी पनपती है। किस तरह का बनाया गया, क्या कुछ बनाया गया? जैसे ये सभी अपने सब्जेक्ट मेथड जितने हैं सभी मेथड से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए हैं कि टीचिंग एड बना है। इसको लेकर बच्चे अगर क्लास में जाएंगे तो अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। और बीएड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है टीचिंग एड। टीचिंग एड के बिना क्लासरूम में कोई पढ़ाई नहीं सकते अच्छी तरह से। क्या परिचय हो गया मैम? जी, परिचय क्या हो गया आपका? मेरा डॉक्टर नूतन कुमारी, प्राचार्य डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह बीएड कॉलेज। 2 साल बाद कांवड़ियों को बाबा गरीबनाथ का दर्शन होगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद जिला प्रशासन ने श्रावणी मेला की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। 50 लाख से अधिक कांवड़िया इस साल पहलेजा के गंगा घाट पर जल भरकर मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ पर जल अर्पण करेंगे। इस साल श्रावणी मेला 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सावन में 4 सोमवारी पड़ रहा है। बाबा के मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए तैयारी की जा रही है। श्रावणी मेला को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय में बैठक की। बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, जनसंपर्क विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग को श्रावणी मेला को लेकर कार्य योजना अविलंब तैयार करने का निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त को कचरे के समुचित प्रबंधन, इस माह के अंत तक नालियों की उड़ाही, पीएचईडी से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थायी शौचालय का निर्माण एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को कांवड़िया पथ पर अस्थायी चापाकलों की अद्यतन स्थिति की जांच और पानी की निकासी के लिए समुचित प्रबंधन के लिए जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। विद्युत विभाग को मेला आयोजन के दौरान विद्युत के समुचित प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अन्य सभी विभागों को श्रावणी मेला आयोजन संबंधित निर्धारित कार्यों के समन्वय निर्वहन के लिए ठोस कार्य योजना अतिशीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है। दृष्टिगत जिला स्तर पर बैठक की गई और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने बुलाया था। एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी हमारे अदर दैन एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मंदिर के लोग और ज़िले के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की गई और आगामी श्रावणी मेला कितना शांतिपूर्ण तरीके से, सुविधापूर्ण तरीके से संपन्न हो, जिसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर के हम लोगों ने पूरा आज विचार विमर्श किया है और इसको अमली जामा पहनाने के लिए विभिन्न कमिटीज़ भी बना दी गई है और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से और सभी श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा के साथ श्रावणी मेले के दौरान किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी। प्रत्येक विभाग इसके लिए कृत संकल्पित है और सभी लोगों को कार्य पर लगा दिया गया है।
बहुत दिनों के बाद 2 साल के बाद हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार कुछ अलग से होगा जिला प्रशासन? और देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। जो सुविधाएं जो उन्नत कोटि की दी जा सकती है, उनको किसी तरह की असुविधा न हो, कोई इन्फॉर्मेशन की लैकिंग न हो, इन्फॉर्मेशन की कमी न हो, रूट्स सही रहने चाहिए, तो उनकी जानकारी हम लोग बिल्कुल उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए हम लोग एक ऐप भी डेवलप करने जा रहे हैं इस बार पहली बार, जिसमें लोगों को उस ऐप के माध्यम से जानकारी हो सकेगी कि किस केंद्र पर कितनी जगह है, कितनी जगह खाली है, कौन सा रूट लेना है, एम्बुलेंस कहाँ मिल सकता है, मंदिर कितनी दूरी पर है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग एक ऐप के माध्यम से भी डेवलप कराएंगे और कई नई चीज़ें कराई जाएंगी और इसको लेकर सारी तैयारियाँ शुरू कर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।